नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में गरजे अमित शाह, भ्रष्टाचार पर बोला करारा हमला। कहा बीजेपी की सरकार आने पर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे, घोटाला करने वालों को उल्टा लटकाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मनेगी 3 दिवाली। तेलंगाना में राहुल गांधी विजय भेरी यात्रा में हुए शामिल। बीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी को बताया एक, साथ ही अपने बयान को दोहराया। कहा जातिगत जनगणना देश के लिए करेगी एक्सरे का काम। सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट में किया गया पेश, नहीं मिली राहत, तो वहीं संजय सिंह को भी हाईकोर्ट से बड़ा झटका। न्यूज क्लिक के प्रवीर पुरकायस्थ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड के खिलाफ दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, 30 अक्टूबर तक मांगा जवाब। जो बाइडेन के बाद ऋषि सुनक पहुंचे इजराइल, प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की मुलाकात। कहा हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो, ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी हुंकार की। अमित शाह आज चुनावी प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जगदलपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा 9 साल के कार्यकाल में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 52% की कमी आई है। अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता में आई तो समूचे छत्तीसगढ़ को नक्सली खतरे से मुक्त कर दिया जाएगा। हजारों करोड़ के घोटाला करने वालों को बीजेपी की सरकार आने पर उल्टा लटकाया जाएगा। इसी के साथ अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ इस बार 3 दिवाली मनाएगा। एक बार दिवाली के दिन, दूसरी बार 3 दिसंबर को जब बीजेपी सरकार बनेगी, और फिर जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर दिवाली मनाई जाएगी। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मन पाएगी? देखिए, बहुत बड़ा सिग्नल अमित शाह ने दिया है कि राम मंदिर का जब उद्घाटन किया जाएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले वहां पे पूजा अर्चना करेंगे, तो क्या दृश्य होगा और कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने इस वादा को पूरा करने पे देश भर में इसे लोगों तक पहुंचाएगी। तो एक तो सिग्नल ये मिल गया। अमित शाह जबरदस्त आज बोले और उसका इंपैक्ट, जो बीजेपी के कैंपेन का जो इंपैक्ट, वो साफ साफ छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। वहां 2 महीने पहले तक तमाम सर्वे, तमाम लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से आएगी, भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कंपटीशन में नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है और उसकी वजह बहुत सारी है। एक वजह आज अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि किस तरीके से 38 लाख परिवारों को केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने 6,000 रुपए दिए सालाना, वो जो सम्मान राशि के रूप में। फिर यह भी बताया कि कैसे 32 लाख परिवारों को साफ पानी पहुंचाने का काम और 30 लाख से ज्यादा वहां जिनके पास अपने घर नहीं थे, मकान बनाने के लिए पैसे उपलब्ध कराए गए। तो एक डेवलपमेंट का तो मामला है ही, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी वहां नक्सलियों से कैसे लड़ना है, भ्रष्टाचार से कैसे लड़ना है और कैसे 3-3 दिवालियां मनानी है, इस पे पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहेगा। जी, तो बीजेपी चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने तेलंगाना में चुनावी शंखनाद करते हुए विजय भेरी यात्रा की शुरुआत की है। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा केसीआर चुनाव हारने वाले हैं, ये चुनाव राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई है। बीजेपी चाहती है कि तेलंगाना चुनाव में बीआरएस की जीत हो। भाजपा, बीआरएस और एआईएमआईएम एक साथ काम कर रही है, वो कांग्रेस को हराने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ राहुल गांधी ने अपने बयान को दोहराते हुए कहा
कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आते ही हम जातिगत आधारित गणना करवाएंगे। जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि देश में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी और सामान्य वर्ग के लोग हैं और किसकी कितनी भागीदारी है। ये देश के एक्सरे जैसा है और इससे ये भी मालूम होगा कि देश का धन कैसे बांटा जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीआरएस, बीजेपी, एआईएमआईएम तीनों एक पार्टी है। ये राहुल गांधी की इमेच्योरिटी और कांग्रेस पार्टी, अगर कोई दूसरा लीडर कहे ये सारी बातें तो बात समझ में भी आती है। सीधे सीधे राहुल गांधी इस तरह की बातें करते हैं और कुछ दिनों के बाद वो झूठे साबित हो जाते हैं। अभी देश का एक्सरे, ये जाति जनगणना को एक्सरे बता करके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दिल्ली के अंदर पूछा गया था, भाई कर्नाटक में तो एक्सरे हो गया लेकिन एक्सरे की रिपोर्ट नहीं आ रही, क्या चक्कर है? आप रिपोर्ट जारी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी जहां जहां ये जा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम देश का एक्सरे करने वाले हैं, एक्सरे करने वाले हैं। दूसरी चीज, जो क्लबिंग, जो आपने सवाल पूछा कि क्लबिंग किया जा रहा है, तो ये ओवैसी साहब यूपी के दौरान किसके साथ थे? ये बात कोई बताए? अभी तो आप सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हो INDIA में। नीतीश कुमार ने शुरुआत की, शुरुआत कहां से हुई? तेलंगाना से हुई। केसीआर पटना में आपके गठबंधन के लोगों के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप कह रहे हो भाई भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपको बता दूं, चुनाव के बाद जो खबर आ रही है, BRS INDIA अलायंस का एक हिस्सा होगा और जब ये होगा तब ये राहुल गांधी जो अभी झूठ कह रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, फिर वो किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे? खैर, राहुल गांधी इलेक्शन कैंपेन में क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, वो इतना सीरियसली लेने का नहीं है। वहां अगर कांग्रेस पार्टी जीत की दिशा की ओर बढ़ रही होती तो जो लोग BRS छोड़ के भाग रहे हैं वो कांग्रेस में शामिल होते, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होते। अब बात दिल्ली शराब घोटाले की, जिसमें केजरीवाल के 2 चहेते बुरे फंसे हैं। सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को आज दिल्ली के रॉस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सीबीआई को कुछ निर्देश देने के बाद मामले की सुनवाई इस 22 नवंबर तक टाल दी है। तो वहीं संजय सिंह भी अपने गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। जमानत पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्या कुछ सुनवाई में चल रहा है, क्यों नहीं मिल रही है? देखिए, ये जो हाईकोर्ट में संजय सिंह के फैसला वो सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया का सुरक्षित, लेकिन झटका मिल रहा है लोअर कोर्ट से सीबीआई के केस में 22 नवंबर। मतलब मनीष सिसोदिया का दशहरा, दिवाली, छठ, भैया दूज, काली पूजा, ये सब कहां? जेल के अंदर। 22 नवंबर को सुनवाई होगी, फिर फैसला होगा। आप बाहर कहते हो कि भाई मोदी सरकार कर रही है, जेल में रख रहा है कौन? तो हाई कोर्ट रख रहा है, सुप्रीम कोर्ट रख रहा है। संजय सिंह के साथ भी यही हुआ। संजय सिंह, फिर आज बहस हुई, उनके वकील कह रहे हैं कि देखिए हम बहुत बड़े पॉपुलर लीडर हैं, मास लीडर है। वो पता नहीं मास लीडर राज्यसभा में क्या कर रहा है। मास लीडर होता तो लोकसभा में होता, चुनाव लड़ता, चुनाव जीत करके आता। खैर, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए ये पॉलिटिकल मसला है। अच्छा, पॉलिटिकल मसला है तो फिर ये जो लेन देन चल रहा है, ये तुम्हारा जो सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट जो तुम्हारा झोला उठाता है, वो शराब व्यापारी की कंपनी में हिस्सेदार कैसे बन गया? तो बहुत सारी चीजें इतनी कंट्राडिक्टरी हैं आम आदमी पार्टी के दलील में। मीडिया उस पर बात नहीं करती क्योंकि मीडिया को एडवर्टीजमेंट आता है। अदरवाइज जज के सामने इनकी सारी पोल पट्टी जो है वो खुली पड़ी हुई है। जी, चलिए बात करते हैं अगली खबर की। न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। जवाब देने के लिए पुलिस को 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों की ही याचिका को खारिज कर दिया था। आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? भाई, सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल से 1 मिनट चला होगा पूरा कार्रवाई। 1 मिनट। कारण, जैसे शुरुआत हुई सीधा कपिल सिब्बल साहब खड़े हो गए कि
हमारा जो मुवक्किल है, जो हमारे जो क्लाइंट हैं, 72 साल के हो गए हैं, बूढ़ा आदमी है, क्यों जेल में डाल रहे हैं, उनको इमीडिएटली रिहा करना चाहिए। जज साहब ने कहा कि नहीं, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर रही है, दिल्ली पुलिस को जो है उस पर जवाब देना चाहिए। तो अब अगली सुनवाई होगी, कानून का चक्र जो है वो चलता रहेगा। लेकिन सवाल बड़ा ये उठ रहा है, आप किसको सहूलियत दिलवाने की कोशिश कर रहे हो? तब इनको समझ में नहीं आ रहा था जब चीन से पैसा खा रहे थे, जब ये ठेका लेकर कि कश्मीर को भारत से अलग दिखाओ, अरुणाचल को अलग दिखाओ, तो उसको ये करो, उसको वो करो, तब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आप क्या कर रहे हो। जब आप गौतम नौलखा जैसे लोगों के साथ धंधा करोगे, उसको पैसे बांटोगे, जो एक टेररिस्ट है, ये जितने भी नक्सलाइट्स हैं ये टेररिस्ट है कानून की दृष्टि में, बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये लोग काम करते हैं, जिहादियों के साथ खड़े नजर आते, तब उम्र नजर नहीं आती। तो ये लंबा चलेगा। पिछली बार कपिल सिब्बल ने अपने धौंस जमाकर इनके ऊपर कोई भी कोर्सिव एक्शन ना हो, जब पिछली बार जब रेड पड़ी थी, ये फैसला दिल्ली के हाईकोर्ट से इन्होंने निकलवा लिया था। इस बार ये मसला फंस रहा है, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया, और ऐसे लोग जो देश की स्मिता, देश की एकता, अखंडता को दांव पर लगाते हो, ये तो हिंदुस्तान का कानून ही लुंज पुंज है कि ये बाहर कोर्ट में इतनी सुनवाई भी चल रही है। जिस देश का ये पैसा खाते हैं, जिस देश का ये दलाली करते हैं, चीन में अगर ये इस तरह का व्यक्ति होता जो देशद्रोह में इस तरह से शामिल होता, कब का गायब हो गया होता। जी, अब बात करते हैं आखिरी खबर की। हमास से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद अब ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक इजराइल दौरे पर पहुंचे हैं। सुनक इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की और कहा ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है। सुनक ने इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमले की निंदा भी की है और इसे भयानक कृत्य बताया। साथ ही ऋषि सुनक ने ट्वीट करके लिखा, मैं इजराइल में हूँ, राष्ट्र शोक में है, मैं आपके साथ दुखी हूं और आतंकवाद जैसी बुराई के खिलाफ आपके साथ खड़ा हूं, आज और हमेशा। एक के बाद एक बड़े लीडर्स इजराइल पहुंच रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, संदेश क्लियर है कि पूरी दुनिया इस हमास और हमास जैसे जिहादी आतंकियों के खिलाफ खड़ी हो गई है। ये कोई नॉर्मल जेस्चर नहीं है कि अमेरिका के शहरों में लोग डेमोक्रेसी के नाम से, वहां के यूनिवर्सिटीज में लोग डेमोक्रेसी के नाम पे, सेव गाजा के नाम पे हमास के साथ खड़े प्रदर्शन कर रहे हैं। ऋषि सुनक साहब इजराइल में हैं, लेकिन डाउनिंग स्ट्रीट पे वहां पे हमास के समर्थक नमाज पढ़ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। जर्मनी से तस्वीरें आ रही है, वहां हुड़दंग मच रहा है, मारपीट, आगजनी की तस्वीरें आ रही है। यही फ्रांस में हो रहा है, यही डेनमार्क में हो रहा है, यही पूरे यूरोप के अलग अलग देशों में हो रहा है। और इससे बीच जब कोई लीडर इजराइल आकर के इस तरह की हिम्मत दिखाता है और ये कहता है कि कम व्हाट में, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम इस अन्याय के साथ खड़े हैं, तो इस तरह के लीडर्स का कद जो है वो दुनिया की नजरों में बहुत ऊंचा जाता है। भारत एक दोस्त बनकर के उभरा, अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी दोस्ती वहां जाकर के साबित की है। हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन, इसका खात्मा जरूरी है। जब तक टेररिज्म का दंश रहेगा इस पूरी दुनिया में, तब तक दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। चाहे वो टेररिज्म धर्म के नाम पे हो या आइडियोलॉजी के नाम पे हो, इसको खत्म ही करना पड़ेगा। इस पे इनके साथ बातचीत से कोई हल नहीं निकलने वाला। एक ही इलाज है इनका, इनको खत्म करना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।